हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हो। मुझे उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और खुश भी होंगे। जैसे कि मैंने फर्स्ट लेक्चर में कल बताया था कि आज एक्सपोनेंशियल स्टार्ट करने वाले हैं, तो आज वही एक्सपोनेंशियल लॉगरिथम के बारे में आपको मैंने बताया भी गया था कि फर्स्ट लेक्चर में आप खुद से पढ़ के आएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप सब पढ़ के आए होंगे, और जो नहीं पढ़ के आए होंगे तो उसका कुछ नहीं होने वाला है। समझ तो जाएंगे, यहाँ पे अच्छी तरीके से बहुत अच्छे से समझ जाएंगे, लेकिन जब आप खुद से जब ट्राई करते हैं ना, उसमें कुछ और मज़ा आता है। यदि आप कोई काम खुद से ट्राई करने के, जैसे आप खुद से आप पढ़ के आए होते, आपको कुछ प्रॉब्लम होता, वो प्रॉब्लम आप सोचते भैया कल बताएंगे तो वहाँ पे हमको समझ में आ जाएगा, तो काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे आप एक्साइटेड होते, खुशी मिलता आपको, तो हमने आज कुछ अच्छी तरीके से सीखा है। और वही स्टूडेंट जेईई एग्ज़ाम में अच्छे परफॉर्मेंस करता है। चलिए स्टार्ट करने वाले हैं। मुझे उम्मीद है कि 1-2% होंगे कुछ स्टूडेंट जो हमारे बात को फॉलो करते होंगे और खुद से पढ़ के आए होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में। एक्सपोनेंशियल फंक्शन जिसे हम y=a⁴x के फॉर्म में लिखा जाता है। इसके कुछ रूल होते हैं जिसे हम लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स से नाम से जाना जाता है। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स जैसे कि पहला रूल चर्चा किया जाए, a⁴0 = 1, ये सब आपको आता होगा। ये आप सोच रहे होंगे भैया ये आप क्या बता रहे हैं, लेकिन भैया आगे इसका काफ़ी बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल होने वाला है, यूज होने वाला है। चलिए तीसरा रूल पे चर्चा कर लिया जाए। a⁻−1 इसे 1/a लिख सकते हैं। इसी प्रकार a⁻x को हम क्या लिख सकते हैं, 1/a⁻−x, यानी कि किसी नंबर को ऊपर से नीचे लाने के लिए उसके पावर को निगेटिव कर देने पर और उसे नीचे ला सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे a⁻x को हमको नीचे लिखना था, तो हम क्या लिखे, 1/a⁻−x, उसके पावर को हम क्या कर दिए, निगेटिव कर दिए, तो वो नीचे लिखा जा सकता है। किसी नंबर को नीचे से ऊपर लाने के लिए भी उसके पावर को निगेटिव कर दिया जाता है, तो वो ऊपर लिख सकते हैं इजीली। चलिए उसके बारे में भी आगे जानेंगे। जैसे कि ये हो गया, उसके बाद a⁻x × a⁻y, इसको जैसे बेस समान है तो इसको आप काफ़ी अच्छे से, बेस इक्वल है तो पावर आपस में इंटू के फॉर्म में पावर आपस में क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। जैसे a⁻x अपॉन a⁻y लिख दिया जाए, तो ये सब आप जानते हैं। तो a के पावर क्या हो जाएगा, x-y। ये कैसे हुआ, जैसे कि हमने यहाँ पे बताया किसी नंबर को ऊपर से नीचे लाना है, तो इसको हम क्या किए, नीचे से इसको ऊपर लेके जाना है तो पावर निगेटिव कर देंगे, तो ax इंटू क्या हो जाएगा, a⁻−y हो जाएगा, और a⁻−y हो जाएगा। फिर अगले रूल से बेस सेम होने पर पावर आपस में क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। तो इसी प्रकार पावर आपस में ऐड होकर क्या बन गया, a⁻x-y। ये सब आप जानते हैं। चलिए उसके बाद अगला रूल है, किसी एक्सपोनेंशियल के पावर y रेज कर दिया जाए। a⁻x के पावर y रेज करने पर, क्या हो जाएगा, a⁻xy, यानी कि किसी एक्सपोनेंशियल के पावर पे पावर रेज करने पर आपस में जो पावर होंगे मल्टीपल हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे a⁻x के पावर y डाल दिए हम, तो y डालने पर क्या हो गया, आपस में पावर क्या हो गया, मल्टीपल हो गया। ये सब आप जानते हैं। उसके बाद अगला रूल के बारे में चर्चा कर लिया जाए। एट रूल nth रूट ऑफ a। उससे पहले हम nth रूट से पहले हम कुछ नया चीज़ जान लें। नया चीज़ तो नहीं बोला जाए, इसका कुछ उदाहरण जान लेते हैं। उदाहरण नहीं, एग्जाम्पल बोलिए। जैसे कि हम इसको हम लिख सकते हैं
ए के पावर m को हम लिख लिए y, इसमें हम क्या लिख सकते हैं, a इक्वल्स टू वाई के पावर 1/m। ये कैसे हो गया, किसी रिलेशन में दोनों साइड हम सेम पावर डाल सकते हैं। किसी रिलेशन में हम क्या कर सकते हैं, दोनों साइड सेम पावर डाल सकते हैं। जैसे दोनों साइड हम सेम पावर 1/m ले लिए, तो 1/m लेने पर यहाँ पे आपको क्या बताया गया, पावर आपस में मल्टीपल हो जाता है। तो 1/m दोनों साइड ले लिए सेम पावर, तो m कैंसिल होके 1 बन गया और y के पावर 1/m बच गया। तो a के पावर 1 बच गया और y के पावर 1/m। तो इसे हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं इजीली तरीका से। ये सब आपको काफ़ी अच्छी से पता है। उसके बाद 9th में हम चर्चा करेंगे nth रूट के बारे में। nth रूट ऑफ a, इसको हम क्या लिख सकते हैं, a के पावर 1/n। यहाँ पे n क्या है, n नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है। ये जैसे कि मैंने बताया ये बिलोंग्स का साइन है, यानी कि n जो है नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। कैपिटल N नेचुरल नंबर को डिनोट करता है, हमने बताया था आपको। तो यहाँ पे nth रूट ऑफ नेचुरल नंबर, n नेचुरल नंबर को क्यों बिलोंग करता है, आप सबके मन में ये क्वेश्चन होगा। ये आप सब कभी आप किसी से पूछे होंगे कि किसी नंबर का निगेटिव रूट बताओ, नहीं ना। किसी नंबर का हाफ रूट बताओ, नहीं पूछे होंगे, या नहीं कभी देखे होंगे किसी बुक में लिखा होगा किसी नंबर का निगेटिव रूट क्या होगा, किसी नंबर का 1/4 रूट क्या होगा। ये सब नहीं जाने हम लोग, तो क्या जानते हैं हम लोग, ये सब होता ही नहीं है, ये सब होता नहीं है इस पे। इसीलिए हम लोग क्या पढ़ते हैं इसमें, स्क्वायर रूट के अंदर से किसी नंबर का स्क्वायर रूट बताओ, किसी नंबर का क्यूब रूट बताओ, किसी नंबर का 5th रूट बताओ। यानी कि हम नेचुरल नंबर बात करते हैं, 2 4 7 4 जैसे कि बात करते हैं, यानी कि किसी नंबर का 6th रूट बताओ। इस सब पे चर्चा करता है। ये सब हम जानते भी हैं, ये सब हमने देखा भी है बुक में, लेकिन आपने किसी बुक में नहीं देखा होगा, ये नहीं आपसे कोई पूछा होगा किसी नंबर का हाफ रूट क्या होगा, किसी नंबर का निगेटिव रूट क्या होगा। इसलिए n नेचुरल नंबर को बिलोंग्स करता है, यानी कि n यहाँ पे नेचुरल नंबर होगा। चलिए ये सब आपको आता है। उसके बाद रूल नंबर 10th की बात किया जाए, इफ़ a के पावर x1 इक्वल्स टू a के पावर x2, तो देन कुछ लोग तो आसानी से बता दिया होगा कि भैया यहाँ पे x1 बराबर x2 हो जाएगा, x1 बराबर x2 हो जाएगा। लेकिन ये एक पॉसिबिलिटी है, और इसमें 2 पॉसिबिलिटी और हुआ है जो कि अधिकतर स्टूडेंट को पता नहीं होता है। कुछ लोग तो जैसे अधिकतर स्टूडेंट को यही पता होता है, 100% को ये पता होता है x1 इक्वल्स टू x2, लेकिन कुछ लोग समझदार है, उनको दूसरी पॉसिबिलिटी भी पता होता है। चलिए उसके बारे में चर्चा किया जाए। इसके बेसिकली 3 पॉसिबिलिटी होती है, और जिनमें से 2 को बहुत अच्छे, मतलब एक को तो सबको पता होता है, पहला पॉसिबिलिटी तो सबको पता होता है x1 इक्वल्स टू x2, ये सब जानते हैं। लेकिन दूसरी पॉसिबिलिटी कुछ समझदार स्टूडेंट को ही पता होता है। जैसे कि दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगा, a इक्वल्स टू 1। दूसरी पॉसिबिलिटी जैसे कि बताया कि मैंने, अधिकतर स्टूडेंट ये जानते हैं, कुछ लोग हैं जो ये जानते होंगे a इक्वल्स टू 1, क्योंकि एक 1 के पावर x1 1 के पावर x2, 1 के पावर कुछ भी लेने पर वो वैल्यू क्या होता है, 1 ही होता है। तो दोनों साइड बराबर हो जाएगा, 1 के पावर 2 ले लिए तो इधर 1 के पावर 4 ले लिए इधर, तो 1 ही हो जाएगा दोनों साइड। तो ये पॉसिबिलिटी तो अधिकतर स्टूडेंट को, मतलब अधिकतर स्टूडेंट में से कुछ को पता होता है, ये तो सब सारे को पता होता है। तीसरी पॉसिबिलिटी पे जेई ने 3 साल पहले क्वेश्चन पूछा था, जो कि अधिकतर वहाँ पे स्टूडेंट गलत किए थे, और उनमें से कुछ एवरेज स्टूडेंट है जिन्होंने सही किया, वो बहुत आगे निकल गया। क्योंकि आपने
सही किया और अधिकतर स्टूडेंट ने उस क्वेश्चन को गलत किया, तो आप मैलेज क्रिएट कर देंगे, आप उससे काफ़ी ज़्यादा आगे निकल जाएंगे। कि तीसरी पॉसिबिलिटी पे जेईई ने क्वेश्चन फ्रेम किया था 3 साल पहले। तो जैसे कि मैं बता दूं यहाँ पे, इसमें आपको एक की जगह 1 लिया है, एक की जगह -1 नहीं ले सकते हैं क्या तीसरी पॉसिबिलिटी पे? तो -1 भी ले सकते हैं। और -1 किन -1 लेने पर, देखिए मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि a = -1 लेने पर a - 1 एंड x1 एंड x2 आर ऑफ फॉर्म p/q और when p is even। जब p इवन हो तो दोनों साइड 1 हो सकता है। जैसे इधर 1 के पावर 2 लिए और इधर भी -1 के पावर 4 लिए, तो क्या हो जाएगा? 1 ही होगा। तो ये कंडीशन भी फॉलो करता है। ये तीसरी पॉसिबिलिटी पे जेईई ने क्वेश्चन पूछा था और इसमें काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेप्ट, मज़ेदार कॉन्सेप्ट है छुपा हुआ, जो कि हम अभी बताने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पे -1 के पावर हम यहाँ पे लिखा हुआ है कि -1 x1 एंड x2 आर फॉर्म p/q, यानी कि p/q का मतलब क्या? x1 p1/q1 भी हो सकता है और x2 p2/q2, लेकिन इसमें p1 और p2 क्या होना चाहिए? इवन होना चाहिए। इवन होने के केस में ये मतलब -1 इधर, जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। और कुछ लोग एग्जाम्पल से पहले कुछ स्टूडेंट ये भी सोचते हैं कि भैया ये ऑड क्यों नहीं हो सकता है, इवन क्यों नहीं? ये ऑड भी हो सकता है भैया, लेकिन ऑड में कुछ लोचा है जो कि अधिकतर स्टूडेंट को पता नहीं होता है। ऑड होने पे ये नंबर क्या होना चाहिए? रियल होना चाहिए। रियल उस केस में होंगे। आपको उससे पहले हम इवन के केस का एग्जांपल दे दे। इवन यदि p इवन हो तब कैसे सॉल्व करें, मतलब तब उसको हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे हम लिख दे यहाँ पे -1 के पावर, यहाँ पे क्या है? p/q के फॉर्म में, या p/q के फॉर्म में लो, या ऐसे ही लो। जैसे कोई भी नंबर रहेगा तो p/q के फॉर्म में रहेगा, चाहे रेशनल नंबर, तो आपको मैंने कल बेसिक मैथ बताया था, वो p/q के फॉर्म में रहता है। यहाँ पे -1 के पावर मान लीजिए हम इस फॉर्म में ले लेते हैं, तो मैंने आपको ले लिया 4/7 और -1 के पावर 2/5। यहाँ पे p1 और p2, जैसे मैंने बताया कि x1 x2 तो p1 p2 क्या है? दोनों इवन है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? -1 के पावर 4 इंटू 1 पावर, उनके पावर 1/7 और -1 के पावर स्क्वायर और उनके पावर 1/5। देखिए मैंने बताया कि इनका इस्तेमाल बेहतरीन तरीके से यूज होने वाले आ गए। देखिए इस कॉन्सेप्ट का यहाँ काफ़ी अच्छी तरीके से यूज हुआ है। मानता हूँ आप सबको काफ़ी अच्छे से आता होगा, लेकिन उनका यूज करना बहुत मायने रखता है। यहाँ पे उनका बेहतरीन तरीक़ा से यूज हुआ है। अब इस तरीक़ा से इसका यूज हुआ है, देख सकते हैं। अधिकतर स्टूडेंट ये सोच नहीं पाता है कैसे इसका यूज किया जाए। यहाँ पे देखिए किस तरीके से यूज किया है। और उसके बाद मैं बता दूँ, यहाँ पे -1 के पावर 4 लेने पर तो 1 ही होगा, और 1 के पावर 1/7 लो, 2 लो, 3 लो तो 1 ही होगा, क्योंकि 1 के पावर कुछ भी लेने पे 1 भी होता है। तो ये 1 दोनों साइड क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो ये कंडीशन फॉलो करता है। जैसे कि बताया, तीसरी पॉसिबिलिटी पे जेईई ने क्वेश्चन फ्रेम किया था। यही में जेईई ने क्वेश्चन फ्रेम किया था। अधिकतर स्टूडेंट तो ये दोनों सोचे थे, लेकिन अधिकतर स्टूडेंट ये सोच नहीं पाए। ये पॉसिबिलिटी एक दो का स्टूडेंट सोच पाए जो आगे निकल जाते हैं। तो आपको कोई
कॉन्सेप्ट को किस तरह सोचना है। ये जो बताया मैंने यहाँ पे रियल और रियल होना चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए। रियल नंबर क्या होगा, रियल नंबर क्यों होगा? मैंने जैसे बताया कि मेरे हर एक कॉन्सेप्ट के पीछे एक कंडीशन चलता है। वो कंडीशन क्या है? कॉमन सेंस। वो आपको काफ़ी अच्छी से आना चाहिए। कॉमन सेंस अधिकतर स्टूडेंट को काफ़ी अच्छी से, मतलब हर एक जगह पे हमें बताना न पड़े। जैसे कोई आपने आंसर निकाला तो वो आंसर के पीछे कॉमन सेंस क्या है, उसके लॉजिक क्या है, वो आपको खुद मतलब सोचना पड़ेगा, क्योंकि हर एक स्टेप पे कॉमन सेंस का यूज होता है। तो कॉमन सेंस, इसके पीछे भी कॉमन सेंस है। आप इसको रियल नंबर क्यों होना चाहिए, तो ये आप सोच सकते हैं। अभी वीडियो पॉज करके आप सोचिए, देखिए क्यों होना चाहिए रियल नंबर। आप सोचिए, 2 मिनट 5 मिनट टाइम दीजिए, 10 मिनट टाइम दीजिए, क्योंकि खुद से सोचिएगा वो बेहतरीन होता है। तो रियल नंबर क्यों होना चाहिए, चलिए इसके बारे में चर्चा कर लिया जाए। जैसे कि हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझाएं। जैसे -1 के पावर हम क्या लिख लिए, रियल नंबर क्यों होना चाहिए, p ऑड होना चाहिए। यहाँ पे p इवन होना था और यहाँ पे p क्या होगा, ऑड होगा। तो 3/5 और -1 के पावर p ऑड होना चाहिए। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 7/2। 7/2। तो देखिए -1 के पावर 3/5 और -1 के पावर 7/2। यहाँ पे देखिए हम -1 को हम क्या लिख सकते हैं, 3। इसी तरीके से 1/5 और -1 के पावर 7 के पावर 1/2। तो माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1 का पावर 3 तो -1 ही हो जाएगा, और -1 का 5th रूट तो -1 ही होगा, यानी कि ये रियल होगा। यहाँ पे देखिए ये क्या हो जाएगा, नॉन रियल हो जाएगा। यदि आपने कल का लेक्चर नहीं देखे हैं, अच्छी तरीके से नहीं देखे हैं, यदि पूरी तरीके से नहीं समझे हैं, तो फिर से दोबारा देखिए। कल मैंने आपको बताया था स्क्वायर रूट के अंदर, जैसे -1 के पावर 7 तो -1 ही होगा, और -1 के पावर 1/2 है, तो यानी स्क्वायर रूट के अंदर निगेटिव आ जाता है, तो वो क्या हो जाता है, रियल नहीं होता है, वो नॉन रियल होता है, यानी कि वो इमेजिनरी नंबर होता है। आप यहाँ पे देखिए ये तो रियल हो जाएगा, जैसे ये रियल हो गया। -1 के पावर 1/5 रूट, तो 5th रूट में क्या हो जाएगा, -1 का 5th रूट -1 ही होगा। लेकिन स्क्वायर रूट जो होगा -1 का स्क्वायर रूट क्या होता है, इमेजिनरी नंबर होता है, कल आपको बताया गया था। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, रियल नहीं होगा, ये नंबर रियल नहीं होगा, तो यानी कि ये इमेजिनरी हो गया और ये रियल हो गया। तो ये दोनों कभी आपस में बराबर नहीं हो सकते हैं। इमेजिनरी नंबर रियल नंबर के बराबर नहीं हो सकते। आप सब तो काफ़ी अच्छी जानते हैं। कॉमन सेंस, जैसे मैंने बताया कि हर एक कॉन्सेप्ट के पीछे कॉमन सेंस चलता है। हमारे हर एक कंडीशन यानी कॉन्सेप्ट के पीछे कॉमन सेंस फ्लो होता है, वो आपको काफ़ी अच्छे से यूज होना चाहिए, यूज करना आना चाहिए। तो यहाँ पे आप इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि मैं बता दूँ यहाँ पे एग्जाम्पल, जैसे हम -8 लिए, -8 के पावर 1/3, इसको हम क्या लिख सकते हैं, -2 लिख सकते हैं, ऑब्वियस सी बात है, लिख सकते हैं। और फिर उसके बाद हम -4 लिए, -4 के पावर 1/2, इसको भी -2 लिख सकते हैं। नहीं लिख सकते इसको -2। क्यों नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर रूट हो गया। स्क्वायर रूट हमने बताया था आपको, स्क्वायर रूट क्या होता है, स्क्वायर रूट के अंदर निगेटिव नंबर जब भी आ जाता है तो वो इमेजिनरी नंबर हो जाता है। इसको हम -2 नहीं लिख सकते हैं, इसको हम तो क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2 आयोटा। कितना, 2 आयोटा। यदि आप मेरा कल का लेक्चर नहीं देखे तो देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। 2 आयोटा लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे ये इमेजिनरी नंबर हो गया, ये रियल नंबर। इसी प्रकार यहाँ पे भी देखिए स्क्वायर रूट है, यानी कि ये क्या है, 2 है, तो 2 स्क्वायर रूट हो गया, स्क्वायर रूट के अंदर -1 आ गया, यानी निगेटिव, ये इमेजिनरी हो गया। तो जैसे कि बताया कि यहाँ पे ऑड है, तो ऑड के केस में नंबर को रियल होना चाहिए, तो यहाँ पे रियल नहीं है नंबर। इसीलिए जेई ने इन कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन फ्रेम किया था, जहाँ पे अधिकतर स्टूडेंट ने
मिस्टेक करके आए थे, गलत करके आए थे। यही वजह है। सो यही हर एक छोटे छोटे कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन फ्रेम करते हैं और अधिकतर स्टूडेंट वहाँ से एग्ज़ाम में, आप सब जानते होंगे, छोड़िए उसकी चर्चा नहीं किया जाए। ये यहाँ पे आप जान सकते हैं, यहाँ पे 3 की जगह 5 भी 5 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, तब पर भी ये नंबर रियल होगा। लेकिन यहाँ पे 2 की जगह 4, 6, 8 लेने पे इमेजिनरी हो जाएगा। आप सब जानते हैं स्क्वायर रूट के अंदर निगेटिव आता है तो इमेजिनरी नंबर होता है। तो यही कंडीशन यहाँ पे इमेजिनरी नंबर हो गया। और यहाँ पे बोल रहा है ऑड को रियल होने के लिए, रियल होगा तभी ये वैलिड होगा। एक्सपोनेंशियल हमेशा रियल होता है, रियल नंबर को रिप्रेजेंट करता है, रियल होगा तभी वैलिड होगा, इमेजिनरी केस में नहीं होगा, इमेजिनरी नंबर के केस में नहीं होगा। इसीलिए एक साइड रियल एक साइड इमेजिनरी कभी वैलिड नहीं हो सकता है। चलिए ये सब आप जान गए होंगे। जैसे कि मैंने बताया अधिकतर स्टूडेंट को ये पता होता है और एका दुका मतलब 1-2% होते हैं जिनको ये पता होता है और कुछ ही लोग होते हैं जो कि उनको ये पता होता है और जो सोचते हैं उनको ही ये चीज़ आते हैं। मतलब ये चीज़ सोच नहीं पाएगा। आपको हर एक, जैसे कि बताया, मैथ एक लॉजिक है, इसके अंदर हर एक कॉन्सेप्ट के पीछे एक लॉजिक चलता रहता है और कॉमन सेंस काफ़ी बेहतरीन तरीके से यूज होता है और कॉमन सेंस को आपको भी बेहतरीन तरीके से यूज करना आना चाहिए। चलिए उसके बाद अगले रूल पर चर्चा करें। रूल नंबर 10 था और रूल 11। रूल 11 में हम इफ़ a के पावर x1 ग्रेटर देन a के पावर x2 तो देन a के पावर x1 ग्रेटर देन है a के पावर x2 से, तो देन क्या हो सकता है। इसे भी आप लोग कभी मतलब ज़्यादा स्टूडेंट है जो हल्के में ले लिए होंगे, इसे भी हल्के में नहीं लेना है। ये भी एक एक्सपोनेंशियल का बहुत बड़ा कंसेप्ट है, मतलब कि बहुत इसके अंदर भी बहुत लॉजिक है जो कि अधिकतर स्टूडेंट क्या सोचा होगा इसको, x1 ग्रेटर देन x2। अधिकतर स्टूडेंट हल्के में ले लिए होंगे, सोचा होगा कि x1 ग्रेटर देन x2 होगा। ये होगा लेकिन किस केस में होगा वो आपको पता है तो अच्छी बात है। और इसके साथ साथ इसके 2 पॉसिबिलिटी होती है। ये x1 x2 तो ग्रेटर देन होगा, लेकिन इस किस केस में होगा वो आपको आता है नहीं आता है तो वीडियो पॉज के सोचिए। मैंने जब बोलता हूँ ना आपको वीडियो पॉज करने के लिए तो ज़रूर पॉज करके सोचिएगा, 4-5 मिनट टाइम दीजिए किस केस में हो सकता है। चलिए हम बताते हैं। इनके भी 2 केस होंगे। एक केस जब a ग्रेटर देन 1 होगा, a 1 से जब बड़ा होगा उस केस में x1 ग्रेटर देन x2 होगा। और दूसरे केस में a की वैल्यू 0 से ग्रेटर देन होगा और 1 से लेस देन होगा। उस केस में x1 जो होगा x2 से लेस देन हो जाएगा। आप सोच रहे होंगे ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, यही तो आपको सोचना है। ये कैसे हो गया, जैसे कि हम कल बात करने वाले थे, एक्सपोनेंशियल ग्राफ पढ़ाने वाले हैं, ग्राफ सिखाएंगे। चलिए उसी ग्राफ से थ्रू इसको हम जानेंगे। चलिए एक्सपोनेंशियल के पहले ग्राफ के बारे में डिस्कस कर ले। ग्राफ आपको आ जाएगा, ये आपको आ गया। एक्सपोनेंशियल ग्राफ कुछ इस प्रकार से होता है। जब a ग्रेटर देन 1 के केस में ग्राफ इंक्रीजिंग होता है, y इक्वल्स टू a के पावर x एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। a ग्रेटर देन 1 के केस में ग्राफ इंक्रीजिंग होता है और ये जो वैल्यू किस पे कट कर रहा है, y एक्सिस पे कट कर रहा है। y एक्सिस पे x का कोऑर्डिनेट कितना होता है, 0 होता है। y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट 0 होगा तो किसी नंबर पे पावर 0 होने पर वो उसका वैल्यू 1 हो जाता है, तो यानी कि वो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये किस पॉइंट पे इसका पॉइंट क्या हो गया, 0,1। उसके बाद a ग्रेटर देन 1 के केस में ये ग्राफ हुआ। अब a लेस देन 1 के केस में, a लेस देन 1 के केस का ग्राफ, मतलब ये
इसका ग्राफ के बारे में डिस्कशन किया जाए तो इसका ग्राफ क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा। क्योंकि क्यों होगा वो भी बताते हैं, पहले ये जान लीजिए। इसका ग्राफ डिक्रीजिंग करता हुआ जाएगा, ये भी यहीं पे ये नहीं है, डिक्रीजिंग करता जाएगा। ये भी एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है जो कि डिक्रीजिंग करता हुआ ग्राफ यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे एक की वैल्यू 0 से ग्रेटर देन 1 से लेस देन होना चाहिए। देखिए इसके ग्राफ से बहुत कुछ अभी सीखने को मिलेगा हमें। जैसे कि मैंने बताया यहाँ पे ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। इंक्रीजिंग क्यों है, आप इसे कोई नंबर से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे y = a के पावर x1, ये भी एक a के पावर x1, तो इसको मान लेते हैं y, और a के पावर x2 इसको मान लेते हैं y2, इसको क्या मान लिए y1, इसको y2। a के पावर x1 को हम मान लिए y1, a के पावर x2 को हम क्या मान लिए y2। तो y1 क्या होना चाहिए, यहाँ इसके नियम के अनुसार y1 क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन होना चाहिए y2 से, होना चाहिए। तो y1 ग्रेटर देन होगा y2 से किस केस में, जब हम a की वैल्यू 1 से बड़ा होगा, 1 से बड़ा हो गया, जैसे 2 ले लिए और 2 के पावर हम यहाँ पे ले लिए 3, यहाँ पे 2 ले लिए, ये दोनों सेम है तो यहाँ पे भी 2 हो जाएगा, और 2 के पावर ले लिया यहाँ पे 3 के अलावा जैसे 4 ले लिए, 4 लेने पे तो ये तो लेस देन हो जाएगा, इसीलिए उससे कम हो लेना पड़ेगा हमें। यहाँ पे 3 लिए थे तो इससे कम लेना पड़ेगा, तो यहाँ पे 2 ले लेते हैं तो 2 के पावर 4 हो जाएगा, तो उस केस में ये ग्रेटर देन हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे नहीं तो इसे हम ग्राफ से इजीली समझ सकते हैं। देखिए ग्राफ से कैसे समझ सकते हैं, जैसे ये देखिए, मान लीजिए हम इसे यहाँ पे हम x1 ले लिए, x2 ले लिए, और ग्राफ से काफ़ी अच्छा समझ में आएगा। और नहीं तो आप एग्जाम्पल से कुछ नंबर लेके आप सॉल्व कर सकते हैं, उससे भी आपको अच्छी समझ में आ जाएगा। जैसे x2 ले लिए, इसको यहाँ पे x1 ले लिए, तो ये इसको y1 पे कट कर रहा है, ये इसको y2 पे कट कर रहा है। तो देखिए इंक्रीजिंग फंक्शन के यदि ग्राफ जो इंक्रीजिंग है, x यहाँ इधर जाने पे x का वैल्यू बढ़ता है, इधर x के वैल्यू नेगेटिव होता है, x एक्सिस के इधर पॉजिटिव होता है, लेफ्ट से राइट जाने पे x के वैल्यू क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो यानी पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन में ग्राफ क्या होता है, a के पावर a, जब a ग्रेटर देन 1 है तो ग्राफ इंक्रीज कर रहा है। कैसे इंक्रीज कर रहा है, देखिए x2 छोटा है x1 से, यहाँ पे x2 क्या है, छोटा है x1 से, x2 छोटा है x1 से, तो यहाँ पे भी देखिए y1 क्या है, छोटा है y2 से। इंक्रीजिंग फंक्शन में x के बढ़ने के साथ साथ y का वैल्यू भी बढ़ रहा है, आपको दिख रहा है x का वैल्यू के बढ़ने के साथ साथ y का वैल्यू भी बढ़ रहा है। देखिए यहाँ पे x का वैल्यू जो भी हो, माइनस में होगा, कुछ भी होगा, यहाँ पे भी y का वैल्यू बहुत कम है। लेकिन देखिए यहाँ पे जैसे हम x2 पे देखिए y का वैल्यू क्या है, y2 है, और x1 पे y का वैल्यू क्या है, y1 है। यानी x2 से x1 होने पे y का वैल्यू y2 से y1 बढ़ रहा है, यानी कि ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। एक्सपोनेंशियल ग्राफ में हमने देखे इंक्रीजिंग फंक्शन के केस में जब a ग्रेटर देन 1 हो तो उस केस में ये इंक्रीज करते हुए जा रहा है, यानी कि x के बढ़ने के साथ साथ y का वैल्यू बढ़ रहा है। और इसमें देखिए, इसमें यहाँ पे x1 लेस देन x2 क्यों हुआ, क्यों हुआ, तो आप इसे कुछ एग्जांपल के थ्रू भी समझ सकते हैं लेके, और नहीं तो हम आपको ग्राफ के थ्रू तो ईजिली है। देखिए यहाँ पे x1 ये यहाँ पे कट करता है, इस ग्राफ को देखिए, ये एक a की वैल्यू 0 के 1 के बीच में होगा तब एक्सपोनेंशियल ग्राफ है, यानी कि डिक्रीज करता हुआ ग्राफ है। डिक्रीज क्यों कर रहा है, देखिए यहाँ पे x1 का वैल्यू यहाँ पे देखिए, जो भी ले, मान लिए y3 ले लिए, इसको y3 ले लिए, इसको y4 ले लिए, तो x1 पे वैल्यू y4 है इस ग्राफ के लिए, और x2 पे वैल्यू क्या है, y3 है। यहाँ पे y3 क्या है, ग्रेटर देन है y4 से, लेकिन x2 क्या है, x1 से लेस देन है, यानी कि x बढ़ने के साथ साथ इसका y की वैल्यू क्या हो रहा है, घट रहा है। देखिए x बढ़ रहा है, x1 इससे बड़ा है x2 से, तो x1 बढ़ रहा है x2 से, यानी कि बड़ा है x1। तो यहाँ पे y4 क्या हो रहा है, y4 y3 से छोटा है,
यानी कि x का वैल्यू बढ़ने के साथ साथ y का वैल्यू घट रहा है, ये एक डिक्रीजिंग फंक्शन है। नहीं तो आप इसे एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं, जैसे हम 0.2 ले लिए एग्जांपल के थ्रू, और इसे हम 0.2 की जगह 3 ले लिए, 2 की पावर 3 ले लिए, और इसमें क्या कर रहा है, ग्रेटर देन है, इसको y1 माने थे, y1 क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन होना चाहिए y2। किस केस में ग्रेटर देन होगा, इससे यहाँ पे हम 3 से ज़्यादा ले या 3 से कम ले, किस केस में ये ग्रेटर देन होगा, 3 से कम लेंगे, 3 से कम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा इससे, और 3 से ज़्यादा लेने पे ये छोटा हो जाएगा। तो 3 से ज़्यादा ले लिए, 4 ले लिए, देखिए इन दोनों नंबर में ये बड़ा है और ये छोटा है। तो यहाँ पे x1 देखिए, x1 की क्या है, लेस देन है x2 से, x2 से क्या है, x1 छोटा है इस केस में। तो मैंने जैसे बताया था आपको, हर एक कॉन्सेप्ट के पीछे कॉमन सेंस चलता है, तो वैसे ही यहाँ पे आप खुद सोच सकते हैं, उतना कॉमन सेंस आपके पास है कुछ एग्जांपल लेके, नहीं तो आप ग्राफ से भी इजली समझ गए। इसमें x का वैल्यू डिक्रीज बढ़ने के साथ साथ y का वैल्यू डिक्रीज हो रहा है, यानी कि ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, और ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। इस केस में ग्राफ का ये इंक्रीजिंग फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है, ये वैल्यू किसको, डिक्रीजिंग को, यानी कि ये ग्राफ डिक्रीजिंग फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है। एग्जांपल के थ्रू भी आप समझ सकते हैं, या कुछ अपने जैसे बताया आपका कॉमन सेंस यूज करके आप इजली समझ सकते हैं। जैसे ग्राफ से तो और इजली हो जाता है, एक्स का वैल्यू बढ़ने के साथ साथ वाई का वैल्यू बढ़ता है एक्सपोनेंशियल इंक्रीजिंग फंक्शन के केस में, और एक्स का वैल्यू बढ़ने के साथ साथ वाई का वैल्यू घटता है डिक्रीजिंग फंक्शन केस में। कुछ लोग तो ये भी सोच सकते हैं, भैया यहाँ पे क्या बोलते हैं, 1 क्यों नहीं हुआ, यहाँ पे 1 से ग्रेटर देन क्यों हुआ, 1 से लेस देन क्यों हुआ, 1 क्यों नहीं हुआ, 1 के बराबर क्यों नहीं हुआ। देखिए भैया, a 1 के जब भी बराबर होगा, a 1 के बराबर हो गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा, a 1 के बराबर होते ही 1 के पावर कुछ भी लीजिए तो वो 1 ही होगा। तो 1 एक क्या हो जाएगा, कांस्टेंट फंक्शन हो जाएगा। कांस्टेंट फंक्शन अगर आप क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। जैसे यहाँ पे a1 हो गया तो ये इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, तो वो एक्सपोनेंशियल होगा ही नहीं, तो वो कांस्टेंट फंक्शन हो जाएगा। हम तो यहाँ एक्सपोनेंशियल के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो चलिए, आप लोग काफ़ी अच्छे से समझ गए होंगे एक्सपोनेंशियल ग्राफ, और ये भी समझ गए होंगे कि फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन केस में x का वैल्यू बढ़ने के साथ साथ y का वैल्यू भी बढ़ता है, और डिक्रीजिंग फंक्शन केस में x का वैल्यू घटने के साथ साथ बढ़ने के साथ साथ y का वैल्यू घटता है। ये आपको काफ़ी अच्छे से आ गया होगा। और इसके इनक्वालिटी जैसे सॉल्व किया जाए, जैसे कि हम 2 एग्जांपल बता दें आपको इनक्वालिटी का। जैसे हम ले लिए 2 के पावर 3x माइनस 1 ग्रेटर देन 2 के पावर x प्लस 1। तो इस केस में आप देखिए, a ग्रेटर देन है 1 से, यानी कि 1 से ग्रेटर देन है, 1 यहाँ पे 2 है तो 1 से ग्रेटर देन हुआ। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, इंक्रीजिंग फंक्शन में x का वैल्यू बढ़ने के साथ साथ y का वैल्यू बढ़ता है। यहाँ पे x1 ग्रेटर देन हो जाएगा x2, तो x1 ग्रेटर देन हो गया x2, तो यहाँ पे 3x माइनस 1 ग्रेटर देन हो जाएगा x प्लस 1 से। यहाँ पे क्या हो जाएगा सॉल्व करके, तो 2x इधर माइनस 2, तो x क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन हो जाएगा 1 से। ये हो गया एक्सपोनेंशियल फंक्शन केस में, एग्जाम्पल के थ्रू एक्सपोनेंशियल फंक्शन केस में ये हो गया। और हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन के इंक्रीजिंग फंक्शन केस में, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के इंक्रीजिंग फंक्शन केस में ऐसा हो गया। और डिक्रीजिंग फंक्शन के केस में हम चर्चा करें तो डिक्रीजिंग फंक्शन के केस में जैसे 0.2 के पावर यही ले लिए 3x माइनस 1 और ग्रेटर देन हो जाएगा 0.2 के पावर x प्लस 1। तो ये 0.2 ये 0 और 1 के बीच का नंबर है, तो इस केस में फंक्शन क्या होता है हमारा, डिक्रीज करता है। तो इस केस में फंक्शन डिक्रीज करने पर ये क्या हो जाएगा,
डिक्रीज करने पर ये इसका इनक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हम क्या पढ़े हैं, जो फंक्शन डिक्रीज करता है एक्स का वैल्यू बढ़ने के साथ साथ वाई का वैल्यू घटता है, यानी कि x1 क्या हो जाएगा, लेस देन हो जाएगा x2 से। तो x1 जो है लेस देन हो जाएगा x2 से, यानी कि 3x - 1 इनक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ पे साइन इधर था लेकिन इधर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा ये आप समझ गए, क्योंकि x का वैल्यू बढ़ने पर y का वैल्यू घटता है। जैसे यहाँ पे देखिए 0 और 1 के केस में x1 लेस देन हो गया x2 से, यानी कि ये एक डिक्रीजिंग फंक्शन है। डिक्रीजिंग फंक्शन के केस में इक्वलिटी का साइन चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, x लेस देन हो जाएगा 1 से। इससे हम क्या सीखे कि कोई भी फंक्शन जब इंक्रीजिंग फंक्शन होगा तो उस केस में इनक्वलिटी का साइन चेंज नहीं होगा, लेकिन जब भी वो फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन हुआ तो उस केस में इनक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा। यानी कि एक्सपोनेंशियल केस में नहीं, सारे फंक्शन के केस में। डिक्रीजिंग फंक्शन के केस में चाहे कोई लॉगरिथमिक हो जाए और अन्य तरह का फंक्शन आता है, सिग्नम फंक्शन, बहुत तरह का फंक्शन आता है, फंक्शन चैप्टर में पढ़ेंगे हम। यानी कि कोई भी फंक्शन के केस में यदि वो फंक्शन इंक्रीजिंग कर रहा है तो उनमें मतलब साइन ऑफ इनक्वलिटी विदाउट चेंज किए बिना आप सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन जो फंक्शन डिक्रीज कर रहा है उनके साइन ऑफ इनक्वलिटी को चेंज करके हम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे ये फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा था, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे हम साइन ऑफ इनक्वलिटी क्या कर दिए, चेंज कर दिए। इधर था तो इधर हो गया। इसी प्रकार आप सब काफ़ी अच्छे से समझ गए होंगे इंक्रीजिंग फंक्शन और डिक्रीजिंग फंक्शन में ग्राफ में इनक्वलिटी विदाउट इंक्रीजिंग फंक्शन में विदाउट साइन चेंज किए हुए, इनक्वलिटी का विदाउट साइन चेंज किए हुए उसे हम सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन डिक्रीजिंग फंक्शन के केस में साइन ऑफ इक्वलिटी चेंज हो जाता है। ये सब सारे केस था एक्सपोनेंशियल के फंक्शन में। इसमें जैसे बताया कि इसमें भी आप ग्राफ ध्यान में रखिएगा। एक्सपोनेंशियल फंक्शन ग्राफ में इंक्रीजिंग फंक्शन केस में ऐसे होता है, डिक्रीजिंग में ऐसे होता है, a ग्रेटर देन 1 होगा। इस कंक्लूजन से हमें क्या मिला, इन सभी के कंक्लूजन से हमें ये मिला कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन के केस में a की वैल्यू क्या होना चाहिए, a किसको बिलोंग्स करना चाहिए, रियल नंबर को, r+ को, यानी कि पॉजिटिव होना चाहिए। और साथ ही साथ क्या होना चाहिए, a 1 नहीं होना चाहिए। इनसे हमें क्या सीखने को मिला, a किसको बिलोंग्स करता है, r+ को, साथ ही साथ 1 नहीं होना चाहिए। तो ये हम सीखे इसमें एक्सपोनेंशियल केस में। और उसके बाद छोड़िए, उसके बाद कल हम लॉगरिथमिक के बारे में चर्चा करेंगे। आज ज़्यादा टाइम हो गया एक्सपोनेंशियल फंक्शन को चर्चा किए हुए। आप ध्यान में रखिएगा जो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था इस पे जेईई ने क्वेश्चन फ्रेम किया था। इसी तरह के ये क्वेश्चन एक्सपोनेंशियल ग्राफ ये सब काफ़ी अच्छे से आपको आना चाहिए। जैसे कि मैंने बताया ये आपको काफ़ी अच्छे से आएगा, तब आप अच्छी तरीके से इसे घर पे आप खुद से प्रयास कीजिएगा सोचने का, ये इंक्रीजिंग फंक्शन हुआ तो क्यों हुआ, या डिक्रीजिंग क्यों हुआ, इस पे नंबर लेके कुछ एग्जाम्पल लेके खुद से सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। ये हुआ तो इनक्वलिटी का साइन कैसे चेंज हो गया, यहाँ पे x1 x2 से लेस देन क्यों हुआ, ये आप खुद से सोचिएगा। चलिए थैंक यू। आज जब समय नहीं है, कल हम एक्सपोनेंशियल के आज तो हो गया एक्सपोनेंशियल, कल लॉगरिथमिक के बारे में चर्चा करेंगे। और साथ ही इसको ध्यान रखिएगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन के केस में a का वैल्यू r+ होना चाहिए, यानी पॉजिटिव रियल नंबर को बिलोंग्स करता है, और 1 नहीं होना चाहिए। a का वैल्यू 1 के केस में वो कांस्टेंट हो जाएगा, यानी कि कांस्टेंट फंक्शन हो जाएगा। चलिए कल लॉगरिथमिक के बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद लॉगरिथमिक ख़त्म होने के बाद लॉगरिथमिक एक्सपोनेंशियल पे सवाल सब है, काफ़ी अच्छा सवाल सब हम करवाएंगे, क्योंकि हम जैसे बता रहे हैं इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा लिया जाएगा, ताकि आपको तरह तरह के कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसको आप आसानी से झेल सकते हो, आसानी से सॉल्व कर सकते हो। सोचने की क्षमता आपको अंदर डेवलप कर देंगे। खाली आप ध्यान से हमारे वीडियो को देखिए और अच्छा लगे तो शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद देखने के लिए और सीखने के लिए भी।